बिग बैंग वो असल में शिव का वर्णन है। फिर शक्ति आई, वे जाग गए और उन्होंने गर्जना की। अभी आधुनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान कभी कभी ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या अस्तित्व वाकई में है? वो कभी नहीं जान पाएंगे अगर वो खोज के अपने वर्तमान तरीकों को नहीं छोड़ते। फिर उन्हें नहीं पता कि क्या करना है। फिर हमने एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली किसी चीज की सीमा को समझा और हमने ये घड़ियां बनाई जो चक्रीय हैं। हमने समझा कि एक बार जब ये चक्र बन जाए तो हम इसे हमेशा हमेशा के लिए चालू रख सकते हैं, कम से कम हमारे संदर्भ में, मानव जीवन के संदर्भ में हमेशा के लिए। हमारे पास अभी भी दादाजी की घड़ियां हैं। हालांकि दादाजी मर चुके हैं, घड़ियां अभी भी चल रही है, अभी भी काम कर रही है ना? दादाजी ने बहुत पहले ही टिक टिक करना बंद कर दिया, लेकिन उनकी घड़ी अभी भी टिक टिक कर रही है। तो हमने गोलाकार की स्थिरता और टिकाऊपन को समझा, तो हमने रेत गिराने वाली घड़ी को हटाकर गोलाकार में बदल दिया। तो इन दिनों हम कभी कभी लगभग शाश्वत घड़ियों के बारे में बात करते हैं। सौर ऊर्जा से चलने वाली घड़ियां और दूसरी चीजें शाश्वत मानी जाती है। कुछ भी शाश्वत नहीं है। शाश्वत मानव जीवन काल की तुलना में, हाँ। तो जब आपने बिग बैंग कहा, पॉल रेनहार्ट ने, जिन्होंने साइंस टुडे में एक बहुत लोकप्रिय किताब लिखी है, उन्होंने अपनी पुस्तक का शीर्षक अंतहीन ब्रह्मांड रखा। चीजों को देखने का भारतीय तरीका हमेशा कहता है कि अस्तित्व एक निरंतर विस्तार करने वाला अस्तित्व है। ये अंतहीन इसलिए है क्योंकि ये हमेशा विस्तार कर रहा है। ये आपकी समझ से परे, आपकी समझ से कहीं ज्यादा तेजी से फैल रहा है। तो ये निरंतर विस्तार करने वाला ब्रह्मांड है। निरंतर विस्तार करने वाला ब्रह्मांड अंतहीन ब्रह्मांड होता है। तो आप हमेशा शिव के सिर के पीछे ब्रह्मांड और ऐसी चीजों के प्रतीक को देखते हैं। यहां देखिए, ये भी आप देखते हैं कि वो एक तरंग की तरह फैल रहा है, क्योंकि ये अंतहीन रूप से फैलने वाले ब्रह्मांड का प्रतीक है। लेकिन आम तौर पर इस संस्कृति में, इसीलिए ये सब शालिग्राम वगैरह इस संस्कृति के लिए इतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये निरंतर विस्तार करने वाली आकाश गंगाओं या ब्रह्मांड के प्रतीकवाद को दर्शाता है। तो पॉल रेनहार्ट ने बिग बैंग के बहुत ही रोचक कंप्यूटर मॉडल्स और सिमुलेशन बनाई। तो मैं उनसे मिला और वे एक भाषण दे रहे थे और बिग बैंग के अपने कंप्यूटर सिमुलेशन को दिखा रहे थे। और आश्चर्यजनक बात यह है कि ये बिग बैंग, वो कहते हैं, और अब सारे वैज्ञानिक कह रहे हैं कि सिर्फ एक बिग बैंग नहीं था, बल्कि धमाकों की एक श्रृंखला थी। तो हमारी एक काफी लंबी बातचीत हुई। लगभग 5.5 घंटे हम बात करने लगे। और वो जो कुछ भी प्रतिपादित कर रहे थे, जहां वो बिग बैंग के सिम्युलेटेड प्रारूप को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वो असल में शिव का वर्णन है, जिसके बारे में हम हमेशा से बात करते रहे हैं। ये अविश्वसनीय है। उन्होंने कहा कि ये धमाकों की एक श्रृंखला है, एक धमाका नहीं। तो मैंने उनसे एक आसान सवाल पूछा, तो अगर ये धमाकों की एक श्रृंखला है तो क्या ये गर्जना हो सकती है? देखिए, अगर आप मोटरसाइकिल या कार का साइलेंसर निकाल दें तो ये बर्र नहीं करेगा, ढप 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 धमाके होते हैं।
इंजन इसी तरह काम करता है, इंटरनल कंबशन इंजन फायर करता है। जब आप थ्रॉटल बढ़ाते हैं तो ये इतनी जल्दी जल्दी फायर करता है, ऐसा लगता है ये एक गर्जना है, लेकिन असल में ये बैंग 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 है। इंजन इसी तरह चलता है। तो मैंने कहा अगर बहुत सारे धमाके हैं तो क्या ये एक गर्जना हो सकती है? फिर उन्होंने अपने कंप्यूटर पर एक पूरी वैज्ञानिक गणितीय गणना की और उस समय की अवधि की गणना की जिसमें ये धमाके हो सकते थे, और उन्होंने कहा ठीक है ये एक गर्जना हो सकती है। मैंने इस तरह कभी नहीं सोचा था, लेकिन मेरे आंकड़ों के अनुसार हाँ, मुझे संख्याएं नहीं पता, मैं मुश्किल से अपनी उंगलियां गिन सकता हूं, ठीक है। उन्होंने सभी तरह की गणनाएं की और कहा हाँ ये एक गर्जना हो सकती है। तब मैंने उन्हें बताया, क्या आप जानते हैं भारतीय जीवन शैली में, खासकर यौगिक प्रणाली में, हमने हमेशा कहा है सब कुछ निश्चल था, अव्यक्त, बिल्कुल निश्चल। फिर शक्ति आई। ये वही बात है जो वो अभी भौतिकी में कह रहे हैं। निर्वात अवस्था में अगर आप कुछ विद्युत चुंबकीय बल लगाते हैं, अंदर नहीं बाहर, मान लीजिए कि एक निर्वात कक्ष है, पूर्ण निर्वात स्थिति, अगर आप यहां कुछ विद्युत चुंबकीय बल लगाते हैं, अंदर नहीं बाहर, तो तुरंत यहां वर्चुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पैदा होंगे। तो अभी वो कह रहे हैं कि सृष्टि इसी तरह शुरू हुई है। पूर्ण निश्चलता थी, शून्यता थी, जिसे हम शिव कहते हैं। शिव का अर्थ है वो जो नहीं है, सब कुछ वो था जो नहीं है। फिर शक्ति ने यहां आकर खेलना शुरू किया और वे जाग गए और उन्होंने गर्जना की। तो उनका पहला रूप, हमने कहा कि वो रूप रुद्र है। रुद्र का शाब्दिक अर्थ है गरजने वाला। पहली बार वो गरजे। जब वो गरजे तो उन्होंने एक लिंग का रूप, दीर्घ वृत्ताकार आकृति धारण की। ये शिव पुराण है। आज भौतिक शास्त्री यही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये धमाकों की एक श्रृंखला है, ये एक गर्जना है। जब उन्होंने गर्जना की तो दीर्घ वृत्ताकार आकृतियों की श्रृंखला बन गई और हर आकृति के इर्द गिर्द कुछ कण इकट्ठा होने लगे और कई आकाश गंगाएं बन गईं। आधुनिक भौतिकी यही कह रही है। तो ये केवल पदार्थ और स्पेस से संबंधित है। तो इसमें समय कहां फिट बैठता है? समय कहां से आता है? समय का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपका सचेतन मन हर चीज को अलग अलग हिस्सों में बांटना चाहता है। बुद्धि की प्रकृति ऐसी है कि अगर वो किसी चीज को नहीं काटती है तो वो कुछ नहीं समझ सकती, है ना। देखिए, आपकी बुद्धि का मूल आधार ये है कि ये एक चाकू की तरह है जो हर चीज को काटती है। अगर ये काटती है सिर्फ तभी ये जान पाएगी, वरना ये नहीं जानेगी। तो चूंकि हमने आधुनिक विज्ञान को बौद्धिक प्रक्रिया के जरिए विकसित किया है, तो हमारे जानने का तरीका हमेशा चीरफाड़ ही होता है ना। क्या हम आपके मस्तिष्क को खोलकर जान सकते हैं कि आपकी रचनात्मक प्रतिभा कहाँ है, या आपके शरीर को खोलकर? उससे नहीं होगा, लेकिन हम इसी तरीके से पता लगाने की कोशिश करेंगे। यही कारण है कि आधुनिक विज्ञान अपने भौतिक साधनों के साथ एक खास मुकाम पर आकर रुक जाता है। कई साल पहले ये हुआ था। अब मैं खुद को कभी इस तरह के अपमान का शिकार नहीं बनाता हूं। मैं लोगों के एक ग्रुप के साथ था और वे चाहते थे कि, उन्होंने कहा, हम आपकी गामा तरंगों की जांच करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर गामा तरंगे हैं। उन्होंने कहा, नहीं, आपके मस्तिष्क में गामा तरंगे हैं, हम उन्हें मापना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि किसी चीज के लिए मैं उनका आभारी था। तो उन्होंने मुझ पर 14 अलग अलग इलेक्ट्रोड लगाए और उन्होंने कहा, यू मेडिटेट। मैंने कहा, मुझे नहीं पता कि ध्यान कैसे किया जाता है। उन्होंने कहा, क्यों, आप हर किसी को ध्यान सिखाते हैं, आप नहीं जानते? मैंने कहा, मुझे नहीं पता कि ध्यान कैसे किया जाता है। मैं लोगों को सिखाता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने पूछा, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं? मैंने कहा, अगर आप चाहें तो मैं निश्चल बैठ सकता हूं। फिर उन्होंने आपस में बात की और उन्होंने कहा, ठीक है। तो मैं बस निश्चल बैठ गया। 15-20 मिनट के बाद वो किसी धातु की वस्तु से मेरे टखने, घुटने और फिर कोहनी पर वार कर रहे थे। शुरू में मैंने सोचा, ठीक है, ये उनके प्रयोग का हिस्सा है, और मैंने इंतजार किया। फिर ये और बढ़ गया और बहुत तकलीफ देह हो गया।
मैंने सोचा वो मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। वो मेरी हड्डियां तोड़ना चाहते हैं या अगर वो चाहते कि मैं बाहर आ जाऊं, अगर वो बस कहते अपनी आंखें खोलिए, तो मैं अपनी आंखें खोल लेता। मैं पूरी तरह से सतर्क और होश में हूं। फिर दर्द सहन न कर पाने के कारण मैंने अपनी आंखें खोली और देखा। वो सब मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। उन्होंने मुझे इस तरह देखा। मैंने कहा, क्या मैंने कुछ गलत किया है? उन्होंने कहा, हमारे उपकरण बताते हैं कि आप मर चुके हैं। मैंने कहा, यह आपका बहुत बढ़िया निदान है। आप बात कर रहे हैं, जाहिर है कि आप मरे नहीं हैं। या तो आप मर चुके हैं या आपका दिमाग मर चुका है। मैंने कहा, दूसरी बात बहुत अपमानजनक है, मैं पहली बात मान लूंगा। मुझे मरने से कोई परेशानी नहीं है। मैं काफी जिंदा हूं, तो अगर आपको लगता है कि मैं मर चुका हूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप भौतिक साधनों के जरिए सृष्टि के हर दायरे में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं रुक जाता है और आप इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन पहली बार जिम्मेदार वैज्ञानिक समुदाय का एक बड़ा हिस्सा स्पष्ट रूप से कह रहा है कि ब्रह्मांड अंतहीन है, और वो ये भी कह रहे हैं कि हम सृष्टि की प्रकृति को कभी नहीं जान पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते, हम कभी नहीं जानेंगे। वो कभी नहीं जान पाएंगे अगर वो खोज के अपने वर्तमान तरीकों को नहीं छोड़ते। तो हमने हमेशा सृष्टि को एक आरंभहीन चीज के रूप में देखा है। क्या ये सिर्फ एक सुविधाजनक फिलॉसफी है? नहीं, क्योंकि इसका कोई आरंभ नहीं है। क्योंकि जैसे आपने जाना कि गिलास के रूप में काम करने वाली रेत घड़ी व्यावहारिक नहीं है, सृष्टि को एहसास हुआ कि इस तरह से काम करना व्यावहारिक नहीं है, तो ये चक्रों में काम करती है। जो कुछ भी चक्र में है वो आरंभहीन है ना? एक गोल चक्र के लिए शुरुआत कहां है, आप बताइए। आप अभी जहां भी खड़े हैं वही आपके लिए शुरुआती बिंदु है। क्योंकि आपने 2000 से गिनना शुरू किया या जो भी हो, और अब आपको लगता है कि ये 2009 है, ये सिर्फ आपकी बकवास है। ये बस मानवीय बकवास है ना? 2009, 2010, 2012, ये सब बस मानवीय बकवास है। इसका कोई अस्तित्वगत आधार नहीं है कि नहीं? तो समय, हालांकि लोग हमेशा समय और स्थान के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं, समय का कोई अस्तित्वगत आधार नहीं है। मुझे नहीं पता कि विज्ञान, भौतिक विज्ञान निकट भविष्य में कभी इस पर काम करने की हिम्मत करेगा या नहीं, लेकिन किसी दिन उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि समय का कोई अस्तित्वगत आधार नहीं है। यह बस मानवीय बकवास है। स्पेस या स्थान का भी कोई अस्तित्वगत आधार नहीं है। देखिए, समय और स्पेस दोनों को आप फैला सकते हैं और उन्हें आकाशगंगा जितना चौड़ा बना सकते हैं, प्रकाश वर्ष जितना लंबा बना सकते हैं, या फिर आप उन्हें यहीं पर एक बिंदु में या शून्य में लपेट सकते हैं। आप इसे शून्य में विलुप्त कर सकते हैं। अभी आधुनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान कभी कभी ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या अस्तित्व वाकई में है? ये आपके लिए कैसा है? आप यहां हैं, मैं यहां हूं, हम प्रयोग कर रहे हैं, हमारे पास प्रयोगशालाएं हैं, और परिणाम एक ऐसी दिशा में जा रहे हैं जहां वैज्ञानिक सोच रहे हैं कि क्या अस्तित्व वाकई में है भी या नहीं। जब कोई कहता है कि अस्तित्व सापेक्ष घटना है, ये केवल सापेक्ष है, ये स्वतंत्र नहीं है। अब सवाल ये है कि ये है भी या नहीं। मैं एक बार होम स्कूल में गया था। यहां 8-9 साल के लड़के मेरे पास आकर पूछते हैं, सद्गुरु, क्या जीवन असली है या ये एक सपना है? उनके शब्द थे, क्या जीवन एक सच्चाई है या एक सपना? और वाह 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 वाह, 8 साल के बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, जीवन सच है या सपना? तो मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, देखो, जीवन एक सपना है, लेकिन ये सपना सच है। सपना सच है ना? तो क्या समय है? क्या स्थान है?
आप ये प्रश्न तार्किक दृष्टिकोण से पूछ रहे हैं। तो जब आप कोई प्रश्न पूछते हैं तो स्पष्ट उत्तर हां या ना होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आयाम हां या ना है और नहीं है कि द्वैत से जुड़ा हुआ नहीं है। इसका बोध होना चाहिए। इसके लिए एक खास बेफिक्री के साथ इसे आप जान पाएंगे। इसे आप विचारों से नहीं जानेंगे, इसे आप विश्लेषण करके नहीं जानेंगे, इसे आप किताब पढ़कर या लेक्चर सुनकर नहीं जान पाएंगे। अगर आप बस मेरे साथ बैठते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा समय और स्थान क्या है।